friends, welcome back to my YouTube channel. So our next topic is economic efficiency of perfect competition market. So economic efficiency क्या होता है? Economic efficiency is achieved when resources are efficiently allocated and used. कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जब हम उनको एफिशिएंटली क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं और उनका यूज करते हैं एफिशिएंटली, तो वो हमारी होती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी. अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी एक मतलब कि अगर हम देखें हमारी इकोनॉमी में बेसिकली मेनली जो है वो दो ही एजेंट्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा कंज्यूमर सेक्टर. मतलब कि कंज्यूमर सेक्टर को भी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिल सके, क्या चाहिए होता है कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन. तो एक कंज्यूमर को भी मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और प्रोड्यूसर उसको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट. तो एक प्रोड्यूसर को भी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके तो हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होगी, अच्छे से हमको मिल पाएगी. ठीक है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमारी अचीव हो सकेगी. तो जब हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली अलोकेट होंगे तो हमारी कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा. वो कंडीशन होगी हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी. अब यहाँ जब हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमारी अच्छे से मतलब अचीव हो जाती है, मतलब कि हमारे रिसोर्सेज जितना हम उनको अच्छे से यूज कर सकते थे हमने उनको उतने अच्छे से यूज किया, फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है, तो वो सिचुएशन हमारे पास आ जाती है जहां पर हम एक पर्सन को बेटर ऑफ नहीं कर सकते, दूसरे को वर्स ऑफ. मतलब हम एक का भला नहीं कर सकते जब तक हम दूसरे का नुकसान ना करें. ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी की. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है, उसी में हमारी क्या है, अलोकेटिव एफिशिएंसी भी अचीव होती है. यही अलोकेटिव एफिशिएंसी सेम कि यू कांट मेक वन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वर्स ऑफ. कि आप एक का भला नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे को आपको नुकसान करना ही पड़ेगा. आप उस कंडीशन पे आ चुके हो. ठीक है, क्योंकि आपने रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज कर लिया, तो आपको एक से रिसोर्स लेने पड़ेंगे तभी आप दूसरे को दे सकते हो. कि एक का नुकसान करना पड़ेगा तभी दूसरे का भला कर सकते हो. ठीक है, तो वो हमारी कंडीशन है अलोकेटिव एफिशिएंसी. और अलोकेटिव एफिशिएंसी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ही अचीव हो सकती है, उसके अलावा किसी मार्केट में नहीं, इम्पॉसिबल टाइप है. बट रियल लाइफ पे हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, तो अलोकेटिव एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो अचीव करना भी काफी मुश्किल है. तो अलोकेटिव एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो मैंने बोला एक हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, दूसरा हमारा कंज्यूमर सेक्टर. जब हम दोनों को उनको मैक्सिमम देंगे, दोनों को सेटिस्फाई, दोनों को खुश करेंगे जो वो चाहते हैं. प्रोड्यूसर को चाहिए प्रॉफिट, कंज्यूमर को चाहिए सेटिस्फेक्शन. तो जब एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, कंज्यूमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब दोनों जब सरप्लस में होंगे तो वो कंडीशन हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी की. अगर हम अब एक इंडस्ट्री परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री में हमारी बेसिकली क्या होंगी, एक डिमांड कर्व, एक सप्लाई कर्व. तो अगर हम ये परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री लें, ठीक है, क्वांटिटी एंड प्राइस, तो ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व. सो ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व, ये हमारी सप्लाई कर्व. अब हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या है, ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये. और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या है, ये. ठीक है, हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा. प्रोड्यूसर जो सॉरी इक्विलिब्रियम नहीं, सरप्लस. हमारा कंज्यूमर सरप्लस में कब होता है, कि जितना वो एग्री है पे करने के लिए, जितना वो एग्री है पे करने के लिए एक पर्टिकुलर गुड को खरीदने के लिए, लेकिन उसको उससे कम पे करना पड़े. सपोज ये मार्कर को खरीदने के लिए कंज्यूमर कहता है कि मैं 20 रुपए तक देने को तैयार हूं, लेकिन उसको ये मार्कर 5 रुपए में मिल जाए तो 15 रुपए का उसका क्या हुआ, फायदा. और यही होगा कंज्यूमर सरप्लस. मतलब कि जितना वो पे करने को तैयार है, मतलब ये कंडीशन, जितना वो पे, जो प्राइस वो पे करने को तैयार है और जितना उसको पे करना है, मतलब ये, तो उसको कम पे करना है और वो ज्यादा पे करने को तैयार है, तो ये वाला पोर्शन जो हमारा होगा ये होगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है, और वहीं अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस, ये एक प्रोड्यूसर जो है वो 5 रुपए पे 20 यूनिट
अगर मार्केट में प्राइस 5 रुपए है तो वो 20 यूनिट सेल करने को तैयार है, लेकिन मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता है मान लो 15 रुपए, वो 5 रुपए में भी सेल करने को तैयार था, लेकिन लोग 15 में खरीद रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी एक प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा, फायदा होगा ये, तो यही उसका क्या हुआ, सरप्लस। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे हमारा क्या है, हमारा है कंज्यूमर सरप्लस। इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे और सप्लाई से ऊपर हमारा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये कंडीशन होती है जब हमारे पास हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी या अलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव होती है, जहां पर हमारा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा मैक्सिमम पे है। अब बात आती है ये जो हमारी डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व हमारी एवरेज रिवेन्यू कर्व भी होती है, ठीक है, यही हमारी डिमांड कर्व। तो ये हमारी किस चीज को शो करती है, यूटिलिटी। डिमांड कर्व किस चीज को शो करती है, यूटिलिटी, लेकिन ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को शो करती है। किस चीज को, मार्जिनल यूटिलिटी, कि 1 रुपया एक प्रोड्यूसर ने एक्स्ट्रा स्पेंड किया तो उसको एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट हुआ। तो डिमांड कर्व हमारी शो करती है मार्जिनल यूटिलिटी को, किस चीज को, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। वही मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए क्या है, फायदे की चीज, तो ये हमारी, हम इसको मार्जिनल बेनिफिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्जिनल बेनिफिट, ठीक है। वही जो हमारी सप्लाई कर्व, ये मैंने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी, वो तो खैर इससे अगला चैप्टर हम देखेंगे, कि हमारी जो सप्लाई कर्व होती है वो मार्जिनल कॉस्ट का समेशन होता है। किसका, मार्जिनल कॉस्ट का समेशन। तो हमारी जो सप्लाई कर्व होती है, सप्लाई कर्व हमारी किस चीज को शो करती है, मार्जिनल कॉस्ट को। डिमांड कर्व मार्जिनल बेनिफिट, सप्लाई मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारा सरप्लस कहां पर अचीव होगा, तो हमारा सरप्लस कहां अचीव होगा, जहां पर हमारा मार्जिनल बेनिफिट इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट की, ठीक है। तो हम कैसे शो करते हैं हमारे इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, अलोकेटिव एफिशिएंसी को, या जहां पर हमारा मैक्सिमम सरप्लस होगा वो हमारा होता है वेयर मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, कि जितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है उतना ही बेनिफिट हो रहा है। तो हमारी क्वांटिटी, अगर ओक्यू क्वांटिटी क्या है हमारी मार्केट में है, तो ओक्यू क्वांटिटी के ऊपर ही क्या होगा, हमारा अलोकेटिव एफिशिएंसी होगी, मतलब मार्जिनल बेनिफिट इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट की। मान लो ओक्यू क्वांटिटी नहीं, हम ले OQ1 कर, मतलब हम ओक्यू क्वांटिटी से कुछ कम क्वांटिटी ले, ठीक है। तो मान लो मैंने ली OQ1 क्वांटिटी, ठीक है। तो OQ1 क्वांटिटी पे हमारा क्या है, ये D किसको शो करेगा, मार्जिनल बेनिफिट, ये मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारा क्या है, मार्जिनल बेनिफिट ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट से, मतलब फायदा ज्यादा है और हमारी कॉस्ट क्या है, कम है। तो मार्जिनल बेनिफिट हमारा क्या है, ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट से। तो हमारा इक्विलिब्रियम, ये सिचुएशन हमारी इक्विलिब्रियम वाली नहीं है, यहाँ हमारा क्या है, सरप्लस कम है। तो हमारा सरप्लस सिर्फ कितना बचा, ये वाला पोर्शन हमारा सरप्लस का बचा। तो ये पोर्शन, ये वाला ट्रायंगल तो क्या है, सरप्लस का लॉस हो गया, ये हमारा क्या है, लॉस ऑफ सरप्लस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम सरप्लस नहीं है, क्योंकि हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो लॉस हो गया, हमारे को सिर्फ इतना सरप्लस मिल रहा है अब, ओके। वहीं अगर हम बात करें, अगर हम क्वांटिटी को मान लो इंक्रीज कर दें, तो हमारी क्वांटिटी मान लो हम OQ नहीं OQ2 क्वांटिटी पे देखें, जो हमारी OQ2 क्वांटिटी ही, मतलब OQ क्वांटिटी डिमांड, OQ क्वांटिटी दोनों सप्लाई को शो करेगी। OQ2 क्वांटिटी पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल बेनिफिट है, मतलब कि कॉस्ट ज्यादा है किस चीज से, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल बेनिफिट से। लेकिन इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट सेम होगी। तो अभी भी हमारे पास क्या है, सरप्लस नहीं है, क्योंकि अगर कॉस्ट ज्यादा है तो प्रोड्यूसर सरप्लस लूज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सरप्लस का लॉस होगा, अगर हमारी क्या है, क्वांटिटी Q2 है तो, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन होती है जब हमारे पास अलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव होती है। तो अलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव करने की हमारे पास बेसिकली क्या कंडीशंस हैं, जब हमारी डिमांड किसके इक्वल है, सप्लाई के, या फिर मार्जिनल बेनिफिट हमारा किसके इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट के। ये हमारी कंडीशन होती है अलोकेटिव एफिशिएंसी, जहां पर हमारा क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको सरप्लस मिलता है। अगर हम यहाँ पे इससे कम क्वांटिटी लेंगे, मतलब जब हम MB और MC आपस में इक्वल नहीं है तब भी हमारा लॉस होगा सरप्लस में, जो हम ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तब भी हमारा लॉस होगा सरप्लस में, क्योंकि कभी तो हमारी कॉस्ट ज्यादा है और कभी हमारे को बेनिफिट, मतलब कभी तो प्रोड्यूसर को फायदा ज्यादा है और कभी
कंज्यूमर को। तो ये हमारा कंडीशन थी किस चीज की, अलोकेटिव एफिशिएंसी या फिर इकोनॉमिक एफिशिएंसी की। और अगर हम बात करें इक्विटी और सरप्लस, सो नेक्स्ट इज इक्विटी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। यस, इकोनॉमिक सरप्लस एंड इक्विटी, इकोनॉमिक सरप्लस एंड इक्विटी। इक्विटी इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि देखो इकोनॉमिक सरप्लस हमने बोला कि जितना हमारा सरप्लस होगा, हमारा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सरप्लस होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, वेलफेयर होगा। तो मोर इकोनॉमिक सरप्लस मीन्स मोर वेलफेयर। लेकिन अब बात आती है कि क्या जो इकोनॉमिक सरप्लस है उससे हमारी इक्विटी, क्या जो हमारा इकोनॉमिक सरप्लस है उससे हमको इक्विटी होगी, क्या हमारे देश में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे रिसोर्सेज का। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, अभी मैंने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पर्टिकुलर प्राइस बताया, सपोज करो मार्केट के अंदर प्राइस जो है इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर प्राइस इंक्रीज, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होंगे जो कंज्यूमर सरप्लस है उसको तो क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। सपोज करो कंज्यूमर सरप्लस 1000 रुपीज से कम हो गया, वहीं जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर को तो फायदा होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस तो बढ़ेगा, तो 1000 रुपी का ये बढ़ गया, ये कम हो गया। कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ, 1000 से कम, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो गया, 1000 से इंक्रीज हो गया। ओवरऑल जो हमारा सरप्लस था, क्या था हमारा ओवरऑल सरप्लस जो था, इक्विलिब्रियम जहां पे हमारा आया था, जो हमारा ओवरऑल सरप्लस था उसमें से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मान लो ओवरऑल सरप्लस हमारा 4000 का था, ठीक है, अब हमारा प्राइस इंक्रीज होने से कंज्यूमर सरप्लस 1000 से कम हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ गया, तो -1000 प्लस 1000, ये कितना 4 का 4। तो हमारा क्या हुआ, हमारा ओवरऑल सरप्लस तो क्या रहा, सेम रहा, ठीक है, लेकिन चेंज किस में हुआ, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। अब सपोज करो जो प्रोड्यूसर है वो है रिच क्लास और जो कंज्यूमर है वो है पुअर, ठीक है, पुअर को तो क्या हुआ, नुकसान हो गया, पुअर को नुकसान हो गया और रिच को फायदा हो गया, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस तो क्या है, उतना का उतना ही है, मतलब सरप्लस में कोई चेंज नहीं आया और लेकिन फिर भी हमारा क्या हुआ, पुअर को नुकसान और रिच का फायदा हो गया। तो ये तो हमारे लिए इक्विटी नहीं हुई, मतलब कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि यस यही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नहीं ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जिन इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये चीज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने बेसिकली एक टर्म यूज की, मेक अ बाय पाई एज बिग एज, मतलब जितना आप किसी एक पीस को उतना बड़ा बनाओ जितना आप बना सके हो, एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट इट, और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब उनका कहना था कि आप जितना सरप्लस कर सकते हो, जितनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी ला सकते हो, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके आओ, रीडिस्ट्रीब्यूशन बाद में कर लेना। तो उन इकोनॉमिस्ट ने तो बिलीव किया कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस मतलब ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, मेक पाई एज बिग एज इज एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूटेड, कि आप अपनी मतलब कि अपने बेनिफिट को ज्यादा से ज्यादा करो और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो अकॉर्डिंग टू कि आपकी कौन सी पुअर क्लास है, कौन सी रिच क्लास है, तो वो इक्विटी लेके आएगा। तो उन्होंने तो इस चीज को क्या किया, माना। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने ऐसा नहीं माना कि इकोनॉमिक सरप्लस जो है वो हमारा इक्विटी को शो करता है, मतलब वेलफेयर को शो करता है। सो ये वाला जो हमारा टॉपिक था बेसिकली, सो ये हमने अब कवर कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।